नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनईपी 2020 और शिक्षण विधियों की। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे एनसीएफ 2005 से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है। पहला ऑप्शन है मालिक है, दूसरा है सुविधा प्रदाता है, तीसरा नेता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? पहला श्री अर्जुन सिंह, दूसरा प्रोफेसर कृष्ण कुमार, तीसरा प्रोफेसर यशपाल, चौथा प्रोफेसर वेद प्रकाश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रोफेसर यशपाल थे एनसीएफ 2005 की कमेटी के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि पहला है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तीसरा, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। चौथा, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे और यह बालकों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा। प्रश्न नंबर 4 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। पहला, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा, छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। चौथा, केवल ए सही है और तीसरा ए सही है, चौथा होगा ए बी दोनों सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ए और बी दोनों सही हैं। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा है। चौथा, शांति शिक्षा का एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला है, स्थायी ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा है, शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र होने पर शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है। ज्ञान स्थायी होता है और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला, समावेशित शिक्षा द्वारा। दूसरा, मुख्य धारा में डालकर। तीसरा, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, समावेशित शिक्षा के द्वारा। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा की वकालत करती है। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला, भौतिक संसाधनों को। दूसरा, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। तीसरा, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। चौथा, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है,
बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? पहला, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाया जाए। इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, इनमें से सभी। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाया जाए। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? पहला, गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना। तीसरा, गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना। चौथा, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। प्रश्न नंबर 11 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि पहला, अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं। दूसरा, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। तीसरा, गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी हैं। चौथा, गणितीय अधिगम पूर्णतः बौद्धिक क्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध है। जब हम एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं तो इसका संबंध भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से होगा। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? पहला, लैंगिक यानी केवल शब्द आ गया, ये तो नकारात्मक हो गया। दूसरे में भी केवल शब्द है, ये भी नकारात्मक है। लैंगिक व किशोरों दोनों मुद्दों की। चौथा है, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। द्वितीय, भाषा सीखना, दृष्टिकोण को बदलना, उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहनशक्ति विकसित करनी चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अंक शब्द नकारात्मक है। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। चौथा, विज्ञान के विषय में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के योग्य बनाए। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलीय स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय भाषा काम में ली जानी चाहिए। तीसरा है, स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए। बाद के स्तरों पर शास्त्रीय व विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है।
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा को काम में ली जाना चाहिए। दूसरा कथन गलत है। प्रश्न नंबर 17 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल है। पहला, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास एवं स्वस्थ जीवन की तैयारी। दूसरा, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास। तीसरा, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं विद्यालय के लिए तैयारी। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास एवं विद्यालय के लिए तैयारी। प्रश्न नंबर 18 है। एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने में संबंधित जो नियम होते हैं उनके पालन से अध्यापक कक्षा में, पहला है, समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ कमजोर बनाती है तो वो नकारात्मक होती है। ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से अंतर्निहित होते हैं। बच्चों को हतोत्साहित करना भी ये भी नकारात्मक होता है। ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। इन नियमों से शिक्षकों के लिए कक्षा व्यवस्था की नज़र से आसान हो जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। ये इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा गया है पूरकता का सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक वैधता का सिद्धांत। तीसरा है नैतिक वैधता का सिद्धांत। चौथा है मार्गदर्शन का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, पूरकता का सिद्धांत कहा गया है। प्रश्न नंबर 20 है। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा बताया गया है? पहला, छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। दूसरा, उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना। तीसरा, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। चौथा, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। प्रश्न नंबर 21 है। एनसीएफ 2005 में समकक्ष के रूप में दी गई गणित की विशिष्ट अवधारणा में किसे शामिल नहीं किया गया है? पहला, गणितीय अवधारणाओं में से जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। दूसरा, गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अभी अनुभाविक नहीं होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उन संरचनाओं में मौजूद उपयुक्त परिभाषाओं एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर प्रदर्शन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है। गणितीय अवधारणाओं में से जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 22 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विकास और सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। पहला, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं एवं दुनिया को समझाना। दूसरा है स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा, जानकारी इकट्ठा करके उनको रटना। चौथा, अर्थ निकालना, मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझाना। प्रश्न नंबर 23 है। गणित की प्रकृति व संरचना में निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है। पहला, गणित की भाषा सांकेतिक है। दूसरा, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तीसरा, गणित की सभी
शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की विषय वस्तु सामंजस्यता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत है। ये कथन गलत दे रखा है। प्रश्न नंबर 24 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे? 20, 22, 21, 23। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 समूह गठित किए गए थे। प्रश्न नंबर 25 है। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? पहला, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। दूसरा, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। तीसरा, अधिगम को रटने की विधि को सुविधाजनक बनाना। यहाँ प्रश्न नकारात्मक पूछा है और रटने शब्द नकारात्मक है। इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन सी सही है। अधिगम को रटने की विधि को सुविधाजनक बनाना, ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 27 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के बिना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, शिक्षा बिना बोझ के। ये एनसीएफ 2005 का ध्येय वाक्य है। प्रश्न नंबर 28 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पहला, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। दूसरा, सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। तीसरा, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही प्रकार से नहीं सीखते हैं। ये कथन गलत दे रखा है। प्रश्न नंबर 29 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा के से अनिवार्य किया गया है? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 4 से या कक्षा 1 से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्षा 1 से अनिवार्य किया गया है। प्रश्न नंबर 30 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। गणित ही नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए और इस समय शिक्षा बाल केंद्रित है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे के 30 प्रश्न आरटीई 2009 के होने वाले हैं। वैसे आमतौर पर हम वीडियो के बीच में वीडियो की लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने की बोलते नहीं हैं, क्योंकि इससे आपका समय ही वेस्ट होता है और हम समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? पहला है 4 अगस्त 2009 को, दूसरा है 20 जुलाई 2010 को, तीसरा है 4 अगस्त 2010 को, चौथा है 20 जुलाई 2009 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 जुलाई 2009 को आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है। वर्ष 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 52 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, अनुच्छेद 41 में। वैसे रीट के अंदर अभी तक अनुच्छेद पूछे नहीं गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है। कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। पहला है 1:30, 1:35, 1:10, 1:25। आप एक चीज़ समझ लीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर में
छात्र शिक्षक अनुपात हमेशा शिक्षक 1 होता है, 35 छात्र होते हैं, यानी इनका अनुपात होता है 1:35। ये बदलता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको बदला गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय व धाराएं हैं। पहला है 10 अध्याय 38 धाराएं, दूसरा है 7 अध्याय 20 धाराएं, तीसरा है 7 अध्याय 38 धाराएं या कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। पहला है 1:25, 1:30, 1:35, 1:40। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 छात्र शिक्षक अनुपात होता है प्राथमिक स्कूल पर 1:30 का। अगर बच्चों की संख्या 150 से अधिक होती है तब छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होता है, प्लस एक प्रधानाध्यापक भी होता है। वहीं अगर बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो छात्र और शिक्षक अनुपात 1:40 हो जाता है, यानी नॉर्मल है 1:30। अगर 150 बच्चे हैं तो प्लस एक अध्यापक होगा, और बच्चों की संख्या अगर 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 हो जाता है। ये दोनों चीज़ें बदल दी गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं 2009 के तहत। 200 दिन, 180 दिन, 220 दिन, 160 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वर्ष में 200 दिन कार्य दिवस निर्धारित हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है आरटीई 2009 की किस धारा के तहत? 32, 33, 34, 35। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, धारा 35 के तहत। प्रश्न नंबर 38 है, बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत? धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत, धारा 12 के तहत या धारा 25 के तहत? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 5 के तहत। इस धारा को याद रखना थोड़ा आसान है, क्योंकि टीसी पहली बार हम कक्षा 5 में काटते हैं। कक्षा 5 में पहली बार हम टीसी कटवाते हैं, तो धारा 5 टीसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 10, 25, 30 या 35? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 35 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 10 है, कोठारी आयोग का अध्यक्ष था लक्ष्मण सिंह, दौलत सिंह, स्वामी सिंह, प्रभुदान सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दौलत सिंह कोठारी। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 11 है, यशपाल समिति का उद्देश्य था खेल से शिक्षा, भ्रमण शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, व्याख्यान शिक्षा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बिना बोझ के शिक्षा। यही बात एनसीएफ 2005 भी करता था, बिना बोझ के शिक्षा, और यही बात आरटीई एक्ट 2009 करता है। प्रश्न नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात है, नॉर्मल अनुपात पूछा है, ये होता है 1:35। प्रश्न नंबर 13 है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये बात करता है आरटीई एक्ट 2009। प्रश्न नंबर 14 है, बाल सभाएं 1 माह में होती हैं 1, 2, 5, 4? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकतम 1 माह में
5 बाल सभाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है, बाल सभा आयोजित की जाती है मंगलवार को, शनिवार को, अमावस्या को या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक शनिवार को बाल सभाएं आयोजित की जाती हैं। 5 बाल सभाएं कैसे हो सकती हैं एक माह में, क्योंकि नॉर्मली 4 शनिवार होते हैं। 5 शनिवार ऐसे हो सकते हैं कि अगर माह शनिवार से प्रारंभ होता है तो आखिरी में एक माह के अंदर 5 शनिवार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है धारा 19, धारा 20, धारा 21 या कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 21 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 17 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा 12A के अनुसार दुर्लभ वर्ग व असुविधा समूह के बालकों को निजी विद्यालयों के पहली प्रारंभिक कक्षा के कुल छात्रों के 25% प्रवेश दिया जाता है। किस धारा में? धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 13 के तहत, धारा 14 के तहत। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, धारा 11 के तहत। प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। पहला है 200 दिवस 800 घंटे, 220 दिवस 800 घंटे, 200 दिवस 1000 घंटे, 220 दिवस 1000 घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 220 दिवस हैं और 1000 घंटे। वहीं प्राथमिक स्तर पर 200 घंटे 800 माफ कीजिए 200 दिन 800 घंटे। प्रश्न नंबर 19 है, कक्षा 6 से 8 तक में जहां 100 से ऊपर बालकों की प्रवेश दिया गया है तो आंशिक शिक्षक होंगे। 100 से ऊपर हैं, उच्च प्राथमिक में है 1:35 का, और 100 बच्चे हैं तो शिक्षक होंगे 3। प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है धारा 32, धारा 38, धारा 29, धारा 31। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 38 के तहत। अगला है, आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ 20 मार्च 2011 को, 1 अप्रैल 2010 को, 20 मार्च 2010 को, 20 अगस्त 2009 को। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अगला है, भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल में की गई थी? डिस्पैच बिल में, हंटर बिल में, गोखले बिल में, गांधी बिल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोखले बिल में सबसे पहले मांग की गई थी। प्रश्न नंबर अगला है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावकों को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। पहला है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 24 है, आरटी 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? प्रगतिशील शिक्षा पर, प्रायोजित शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर, उक्त सभी पर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा पर एनसीएफ 2005 भी बल देता है। दोनों ही समावेशी शिक्षा पर बल देते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सबसे पहले गोखले बिल में इसकी मांग की गई थी, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगला है, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी स्कूलों को कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे? 25%, 50%, 27%, 60%।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25% आरक्षित होंगे। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षा का गारंटी अधिनियम 29 मार्च 2011 को नोडल एजेंसी के रूप में किसे दिया गया था? डीपीईपी को, बालिका शिक्षा को, कस्तूरबा शिक्षा को, सर्व शिक्षा अभियान को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान को। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय मामलों में केंद्र व राज्य सरकार का हिस्सा क्या होगा? पहला है 55:45 का, 45:55 का, 75:25 का, 50:50 का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, केंद्र सरकार का होगा 55% और राज्य सरकार का होगा 45%। प्रश्न नंबर 29 है, विषय शिक्षा है। पहला, केंद्र सूची का, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का? ये हमने अभी देखा था, दोनों का हिस्सा है, तो ये समवर्ती सूची का होगा। लास्ट क्वेश्चन है, आरटी 2009 का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे के 30 प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के होने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? पहला है 3 स्तर पर, दूसरा है 5 स्तर पर, तीसरा है 4 स्तर पर, चौथा है 2 स्तर पर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 स्तर पर बांटा गया है। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है या उत्तर प्रदेश है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, कर्नाटक। जब भी कोई नई नीति आती है तो कोई ना कोई नाटक जरूर करता है। आप इससे याद रख लीजिए, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दिशा, परख, दीक्षा या निखार? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी परख नाम दिया गया है। अगला है, भारत में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में, 1992 में, 1968 में, 1982 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। पहली शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी और ये शिक्षा नीति लास्ट वाली 2020 में। प्रश्न नंबर 28 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? हिंदी को, संस्कृत को, मातृभाषा स्थानीय भाषा को, अंग्रेजी भाषा को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मातृभाषा और स्थानीय भाषा को रखा गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? ये किया गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है 53-34। 53-34 इसका नया पैटर्न होगा। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1993 में, 1992 में, 1990 में, 1991 में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1991 में। अगला है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? पहला है, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शिक्षक देखभाल। दूसरा है, बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। तीसरा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। चौथा है, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगला है,
नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिसी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? पहला 2030 तक, 2035 तक, 2038 तक, 2025 तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता पहला है, को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। रुकावट की तरह देखना नकारात्मक शब्द है। को कक्षाओं में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक आवश्यक जटिलता के रूप में देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, कक्षा को पूंजी के रूप में देखती है। जटिलता शब्द नकारात्मक है और अवरोध शब्द भी नकारात्मक है। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधव नायर, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्षों के बाद, 40 वर्षों के बाद, 35 वर्षों के बाद या 45 वर्षों के बाद? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 34 वर्षों के बाद। इससे पहले आई थी 1986 में। प्रश्न नंबर अगला है, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है? ये हमने अभी बता दिया आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर। इससे पहले 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी। प्रश्न नंबर अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9%, 7.5%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी का। अगला है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा में, मातृभाषा, स्थानीय भाषा में, उर्दू भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? ये होगी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में। ये ही दोनों बातें एनसीए 2005 और आरटीई 2009 करता है। प्रश्न नंबर अगला है, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 4 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को, 5 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को, 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को, 3 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को रखा गया है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्ताव करती है? पहला, रटकर सीखना, मूल्यांकन, पाठचर्या के मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठचर्या। अगला है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों को बाध्यता, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित समायोजन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित समायोजन। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के आधार पर, गृह शिल्प पर केंद्रित, शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ए रचनात्मक होना चाहिए, दूसरा नियमित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप होना चाहिए। इसका तीसरा कथन गलत है, ये सूचनाओं के आधार पर, गृह शिल्प पर केंद्रित नहीं होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रावधान रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, अधिगमकर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित। यही एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 रखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रावधान पर जोर देती हैं तीनों चीजें। अगला है, अभिकथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, छोटे बच्चे अपनी अमृत भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते एवं समझते हैं। अमृत नहीं, मातृभाषा होगा यहाँ, मातृभाषा में। ये भी सही कथन है बिल्कुल, यानी दोनों कथन सही हैं। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। और एनसीएफ एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, यानी ये दोनों कथन सही हैं और आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जाती है कि शिक्षा। पहला, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। कोई चीज अगर सीमित होती है तो नकारात्मक की श्रेणी में आती है, और केवल शब्द सीमित है, इसीलिए केवल शब्द भी नकारात्मक माना जाता है। दूसरा है, तथ्यों को कंठस्थीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। कंठस्थीकरण भी नकारात्मक शब्द है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा भी नकारात्मक की श्रेणी में आता है। चौथा इसका सही जवाब है, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। एनईपी 2020 में आपको एक कीवर्ड याद रख लीजिए, समालोचनात्मक चिंतन। ये इसे सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। अगला है, समकालीन शिक्षा की नीतियां। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए, स्मरण आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, अनुभवात्मक, परीक्षण उन्मुख। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, अनुभवात्मक। यही चीज एनसीएफ 2005 और 2000 आरटी 2009 कहता है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों को कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? पहला है, समालोचनात्मक चिंतन। ये शब्द हमने आपको अभी बताया था, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। समालोचनात्मक चिंतन का संबंध एनईपी 2020 से बहुत अच्छे से है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मात तीसरा है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संख्यात्मक लाभ हैं। चौथा है, द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। उलझन पैदा करना ये भी नकारात्मक है, बाधा डालना ये भी नकारात्मक है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन नकारात्मक दिखाई दे रहे हैं, केवल इसका सही जवाब ऑप्शन सी सही है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्चतम संख्यात्मक लाभ हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। विद्यार्थियों में तनाव और डर पैदा करना ये नकारात्मक चीज है। जहाँ जहाँ पहला है वो काट दीजिए। इसका आपको कितनी आसानी से सही जवाब मिल गया। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। एक चीज और समझ लीजिए, अगर किसी ऑप्शन में सेकंड भी गलत दिखाई दे रहा होता तो हम दोहराना को भी नकारात्मक की श्रेणी में रख देते, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बचा है, इसलिए हम इसको यहाँ सकारात्मक मानेंगे। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, रचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुभाषा बहुविषयक अदा से कठोरता। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, मानकीकरण से लचीलापन। अगला है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रखने की क्षमता का परीक्षण। यहाँ रखने नहीं, सीखने होगा। सीखने की क्षमता का परीक्षण। पुनरुत्पादन, याद रखने की क्षमता को मापना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपर्युक्त इमारती ढांचा को, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक को, अनिवार्य विशेष शिक्षा को, उपयुक्त तकनीकी सुविधा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा को। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीय को शामिल करना चाहिए? पहला, संख्यात्मक सामाजिक अधिगम को, संख्यात्मक भौतिक को, संख्यात्मक भावनात्मक मनोगत्यात्मक को, भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक को। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, संख्यात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक को शामिल करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। शिक्षण विधि का पहला प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, हेनरी कोल्डवेल कुक को। इसके लिए आप खेल विधि के जनक कोल्डवेल कुक और प्रोवेल को मान सकते हैं। अगला है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, व्यास, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्बोधन विधि। अगला है, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, आगमन विधि कहलाती है। अगर पहले उदाहरण देती है तो आगमन विधि, और अगर पहले नियम या परिभाषा बताती है तो निगमन विधि। अगला है, कक्षा अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उनका अनुसरण करो और उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? अनुकरण विधि के रूप में, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में, नाटकीकरण के रूप में, संप्रेषणात्मक उपागम के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में। अगला है, किस विधि को समवाय विधि भी कहा जाता है? आगमन विधि को, संयोग विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि को, सूत्र विधि को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक विधि को। अगला है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? किंडरगार्टन पद्धति में, डाल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मोंटेसरी पद्धति में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, किंडरगार्टन पद्धति में। अगला है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याकरण विधि, अनुवादक विधि, व्यास विधि, प्रत्यक्ष विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है। अगला है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा देती है, पहले उदाहरण दे रही थी, यहाँ परिभाषा दे रही है। तो इसका सही जवाब होगा निगमन विधि। अगला है, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान है। गृह कार्य, बोधात्मक प्रश्न, पूर्व ज्ञान परीक्षण, कक्षा कार्य निरीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोधात्मक प्रश्न। अगला है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक हैं जॉन डीवी, अरस्तु, सुकरात, किलपैट्रिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किलपैट्रिक। प्रयोजन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। और प्रोजेक्ट जब भी आपको क्लास या कॉलेज में मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए आप ट्रिक जरूर लगाते हैं। ट्रिक से याद रख लीजिए
किलपैट्रिक और प्रोजेक्ट से प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि। अगला है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक में, मनोगतिक में, पुनर्वास में, न्यायिक में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मनोगतिक में। अगला है, किसके द्वारा जिगसॉ शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया? पहला, जॉनसन डेविस और रोजर के द्वारा, सरन और सरन के द्वारा, एलियट और एरोनस के द्वारा, स्लाविन के द्वारा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एलियट एरोनस के द्वारा ये शिक्षण विधि विकसित की गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति निरंकुश रणनीति से संबंधित है? पहला, खोज विधि, विचार विमर्श विधि, प्रदर्शन विधि, स्वानुभाविक विधि? स्वानुभाविक विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। अगला है, निम्न में से कौन सा किंडरगार्टन के लिए विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? पहला है, क्रियात्मक और शारीरिक विकास, दूसरा भाषा और संचार, तीसरा सामाजिक और भावनात्मक विकास, चौथा इसे पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत हैं। एकमात्र यानी केवल शब्द डी इसका सही जवाब है। अगला है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी कथन सही है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते तो व्याख्या करता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, अंतर्दृष्टि, निराशा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि इसमें अवरोधक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विविध शिक्षार्थियों को सुलभ स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का अर्थ है? पहला, शिक्षण अभ्यास के सार्वभौमिक संकेत, दूसरा सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, चौथा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। अगला है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है? प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खेल विधि। अगला है, क्रीड़ा प्रणाली स्तर के विद्यालय में समाजीकरण की विधि क्या है? पहला, शिक्षक सहकर्मी समूह के साथ आपसी समझ जैसे चर्चा और गतिविधियों का संचालन करके समाजीकरण में सुधार करने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा, सीखने के लिए कोई सख्त नियम विधि नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सीखा जाता है। तीसरा, शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ घुलने मिलने की सीख देता है। कौशल सीखते हैं जिसका उपयोग वे भविष्य में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। सीखने के लिए कोई सख्त नियम विधि नहीं है, लेकिन शिक्षा को खेल के तरीके से सीखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के प्लेवे विधि के सिद्धांत हैं? पहला, इच्छाओं की पूर्ति का सिद्धांत, खेल के अंदर हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, बिल्कुल सही है। जन्मजात संभावनाओं का खुलासा करने का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये भी सही है। जिम्मेदारी का सिद्धांत, ये भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। इच्छाओं की पूर्ति का सिद्धांत है, जन्मजात संभावनाओं का खुलासा करने का सिद्धांत है, प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत है, जिम्मेदारी का भी सिद्धांत है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा चरण समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है? पहला, आंकड़ों का संचयन, परिकल्पना का निरूपण, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उद्दीपन पर प्रतिक्रिया। अगला है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। पहला, शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माने जाते हैं और शिक्षक के पास उचित ज्ञान होता है। अगर शिक्षार्थियों को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता माना जाएगा तो वो नकारात्मक होगा। शिक्षार्थी सीखने में मंद होते हैं और शिक्षक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दबाव देते हैं। दबाव देना भी नकारात्मक है। शिक्षार्थी को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। चौथा है, शिक्षार्थी बहुत कम जानते हैं और शिक्षक का अर्थ तथ्यों और उनके पास तक पहुंचाना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी को ज्ञान को सृजित करने का अवसर शब्द सकारात्मक है, दिया जाता है और शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, समस्याओं के हल हेतु निश्चित प्रक्रिया के उपयोग को बढ़ावा देकर। दूसरा, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तीसरा, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। डर की भावना पैदा करना नकारात्मक है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समरूपों के उपयोग को बढ़ावा देकर। अगला है, एक कक्षा में छात्रों को कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास आसपास उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। प्रयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? पहला, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ह्यूरिस्टिक विधि। अगला है, पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? पहला, कलन विधि के। दूसरा, मानसिक सेट के। तीसरा, अनुमानी के। चौथा, कार्यात्मक स्थिरता के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुमानी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम आगमन विधि का लाभ नहीं है? पहला, यह विधि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, जिससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं। इससे मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी गलत है। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति व समय दोनों अधिक लगते हैं। ये कथन गलत दे रखा है। इसमें शक्ति और समय अधिक नहीं लगते। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले किसी कौशल के कुशलता अर्जित करने के लिए किया जाता है। पहला, अल्पकालिक शिक्षण। दूसरा, दीर्घकालिक शिक्षण। तीसरा, अर्धवार्षिक शिक्षण। चौथा, मानसिक शिक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, अल्पकालीन शिक्षण। अगला है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? पहला, प्रदर्शन विधि का। दूसरा, निगमन विधि का। तीसरा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। चौथा, आगमन विधि का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। अगला है, बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। पहला, कंप्यूटर। दूसरा, रेडियो। तीसरा, वास्तविक पदार्थ। चौथा, टेलीविजन पर आधारित कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविक पदार्थ। अगला है, उस उपागम में शिक्षक समस्या का समाधान नहीं देता है, ना ही नियमों का उल्लेख करता है। पहला है, ऐतिहासिक उपागम में। दूसरा, एकाधिकार उपागम में। तीसरा, खोज उपागम में। चौथा, वैज्ञानिक उपागम में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
खोज उपागम में शिक्षक समस्या का समाधान नहीं देता है और ना ही नियमों का उल्लेख करता है। खोज में बच्चे स्वयं से चीज़ों का खोज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अगले किन किन टॉपिकों की वीडियो एक साथ चाहिए, आपका हमें इंतज़ार रहेगा कि आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं। अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।